हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जो आपका विज्ञान में खंड का आता है भौतिक विज्ञान, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। तो एक वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो 2020 में पूछे गए थे बहुविकल्पी प्रश्न। आज ये उसका सेकेंड वीडियो होगा। 2019 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान में आपके खंड का में, सभी ऑल 7 सेट को हम डिस्कस करेंगे। 2019 जो आपका पेपर हुआ है वहाँ से आपके 2022 में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है ये 2019 का है और सेट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम था बीजे हाई स्कूल परीक्षा केवल प्रश्न पत्र। ऐसा आपका पेपर आता है तो हमको बस पेपर देखना है वो विकल्पी प्रश्न। तो खंड क का जो पहला क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग में लाया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। ठीक है, पहले कितना दिया है आपका 200 वोल्ट पर यूज किया जा रहा है और फिर कह रहा है अगर 100 वोल्ट पर यूज किया जाएगा तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बल्ब का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो बल्ब का प्रतिरोध हम यहाँ से निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन में देखिए आपको भी कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है आपको 200 वोल्ट और पी कितना दिया हुआ है आपको 100 वाट दिया है। कितना दिया है 100 वाट। तो आपके पास फार्मूला होता है R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी। दरअसल पी यहाँ होता है, हमको आर की वैल्यू निकालनी तो डायरेक्टली रख दिए। अब यहाँ वी की वैल्यू कितनी है, तो वी की वैल्यू है आपकी 200, तो रख दीजिए 200 का स्क्वायर बटा के कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब 200 का स्क्वायर कितना होगा, तो 200 का स्क्वायर होगा 4, इसके बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। अपान कितना हो जाएगा 100, तो इसको हम काट देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 ओम आ जाएगी। यानी बल्ब का प्रतिरोध कितना है 400 ओम है। अब कह रहा है कि जब 100 वोल्ट पर यूज करेंगे तो उसकी शक्ति कितनी होगी बल्ब की। अभी प्रतिरोध हमको मालूम हो गया और फिर इसके बाद हमको क्या दे दिया, इसके बाद हमको दे दिया है कि 100 वोल्ट पर यूज करना है। बस इसके बाद लगा दीजिए, हम जानते हैं फॉर्मूला यही वाला फिर से लगेगा। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आर का मान आपका कितना आया है 400 ओम आया है। इसके बाद भी कितना दिया है 100 वोल्ट पर यूज करना है। तो इसके बाद आपसे पी निकालना है, तो पी बराबर फिर फार्मूला वाई लगा दीजिए वी स्क्वायर अपान आर। तो वी का मान कितना है आपका 100, तो हो जाएगा 100 इंटू 100 और अपान आर का मान कितना है, तो आर का मान है आपका कितना 400, तो नीचे रख दीजिए 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 25 वाट। तो आपके बल्ब की शक्ति कितनी हो जाएगी 25 वाट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 25 वाट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि अनंत अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव, ठीक है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किधर बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। तो दर्पण के पीछे ध्रुव एवं फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, ध्रुव एवं फोकस के बीच, और ध्रुव आपका क्या है पी, तो पी व एफ के बीच बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद तीसरा कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ आपको सी का मान दिया है, सी का मान कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसके बाद अपवर्तनांक एन दिया है, एन का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो एन का मान दिया है आपको 1.5। और इस 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 भी लिख सकते हैं या फिर 1.5 ही रहने दीजिए, दोनों से लग जाएगा। अब इसमें रखना है तो यहाँ रखिए वैल्यू। तो सी का मान कितना है 3 × 10⁸ और इसके बाद अपवर्तनांक कितना है 1.5। 1.5 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 से 3 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यानी वी का मान कितना आ जाएगा 2 × 10⁻, कितना आ जाएगा 8, 2 × 10⁸ आ जाएगा। जब इसको वी को यहाँ भेजेंगे, चलिए देख लेते हैं रफली। देखिए जैसे फार्मूला हमने बताया क्या होता है कि फार्मूला होता है आपका n इक्वल टू सी अपान वी। वी को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सी अपान एन। सी का मान कितना दिया है 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸
बटा के n का मान कितना दिया, अपूर्णांक कितना दिया 1.5। 1.5 से 1.5 से 3 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 × 10⁸। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है 2 × 10⁸। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 2 × 10⁸। इसके बाद नेक्स्ट घ है। घ में आपसे पूछ रहा है कि निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। ए व बी के बीच क्या बताना है आपको, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखिए पहले आपको साफ साफ दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि 1 और 1 ओम के दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, ये दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। और डायरेक्टली जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध क्या है, आर पी है, आर पैरेलल है, तो ये हो जाएगा आपका दोनों का गुणनफल। ठीक है, दोनों का गुणनफल 1 × 1 / दोनों का योगफल। ठीक है, दो प्रतिरोध के केस में होता है, तो हो जाएगा 1/2 और इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.5 ओम। अब देखिए इन दोनों के जगह एक प्रतिरोध आ गया तो आपकी सर्किट कैसी हो जाएगी, ये हो गया ए, फिर ये हो गया एक प्रतिरोध, फिर ये हो गया और यहाँ आ गया क्या बी। इसका मान सॉल्व करने पर कितना आया 0.5 आया है और यहाँ कितना पहले से दिया है 0.5। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1.0 हो जाएगा। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 1.0 ओम आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा सही। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो सेट फर्स्ट में पूछे थे 2019 के। इस सेट का नाम था बीजे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये सेट 2 है और सेट 2 में जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशन होती है 6 कंडीशन होती है और उन 6 में से 5 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है आपका वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन होती है, ठीक है, एक कंडीशन होती है जब हम वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच यानी पी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ आभासी बोला नहीं, हमसे बोला है सीधा और बड़ा बनता है, तो केस वही पूछना चाह रहा है। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, या तो ध्रुव और फोकस के बीच दिया होगा या तो पी तथा एफ के बीच वस्तु को रखना होगा। तो पहला ऑप्शन में तो है ही नहीं, कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। दूसरा कह रहा है फोकस, तो ए भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। तो तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके फोकस के बीच रखना नहीं, ये भी गलत है। कहाँ रखना पड़ेगा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2020 में भी 2 सेट में आया था, अभी देखिए 2019 में 1 सेट में आ गया, हो सकता है आगे फिर एक सेट में आए। तो ये वाली कंडीशन आप याद रखेंगे कि जब अवतल दर्पण के पी ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, मतलब उसका दूर बिंदु क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो सकता है कि जो आपका नेत्र गोलक होता है वो क्या, उसका व्यास क्या हो गया हो, बढ़ गया हो। या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो लेंस से जाने वाली किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही मिल जा रही हो। ठीक है, रेटिना से पहले ही मिल जा रही हो। जब रेटिना से पहले ही मिल जा रही है तो इन किरणों को और फैलाएंगे और फैलाने के लिए हमको आगे क्या लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। तो ये किरणें फैलेंगी, फैलने के बाद फिर अवतल लेंस से कन्वर्ज होकर कहाँ चली जाएंगी, रेटिना पर। तो हमने आगे किरणों को फैलाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया, अवतल लेंस का प्रयोग किया। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के
आँखों के दोष को दूर करने के लिए हमें किस लेंस का यूज करना पड़ेगा? तो हमें यूज करना पड़ेगा अवतल लेंस का यूज हमको क्या करना पड़ेगा। इसके बाद अवतल लेंस का तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अवतल लेंस का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग हम दूरदृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, और रेटिना क्या है? रेटिना आँख का सबसे भीतरी भाग है जहाँ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और इसके बाद निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले ही बन जाता है। इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसके बाद ग है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है जूल। क्या होती है? जूल। अब जूल तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, वोल्ट दिया है, तो वोल्ट किसका होता है? वैद्युत विभव का होता है। वोल्ट किसका होता है? वैद्युत विभव का होता है। इसके बाद वाट दिया है, तो वाट किसका होता है? वैद्युत शक्ति का होता है। ठीक है, और एम्पियर किसका होता है? तो वैद्युत धारा का होता है। तो वाट सेकेंड बच रहा है, और ये वाट सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? जूल। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा? वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड हो जाएगा। क्यों? आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। वाट किसका होता है? शक्ति, पावर का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है, फिर वैद्युत विभव का होता है। तो बच रहा है वाट सेकेंड, तो वाट सेकेंड ही आ जाएगा, और वाट सेकेंड को हम बोलते क्या है? जूल बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, तो कह रहा है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो 2020 में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि प्रेरित धारा की दिशा, और उसमें ये सभी ऑप्शन थे, जो ऑप्शन इसमें है वही ऑप्शन उसमें भी थे। तो उन सभी ऑप्शन में जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था उसका उपयोग कर रहे थे हम प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए। और हमने बताया था उसी समय कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हमसे वही पूछ रहा है कि विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम होगा? तो कौन सा नियम होगा आपका? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। इसमें क्या होता है? देखिए, हम जो अंगूठा होता है आपका, वो बल की दिशा को बताता है। ठीक है, अंगूठा किसको बताता है? बल की दिशा को। लेकिन इसके लिए हमें अपने बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों को एक दूसरे से क्या रखना पड़ेगा? लंबवत। एक दूसरे से क्या रखना पड़ेगा? लंबवत। और जो आपकी पहली उंगली है जिसको बोलते हैं तर्जनी, तर्जनी को हमें रखना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और उसको बी से। और जो आपकी मध्यमा होती है, बीच वाली उंगली होती है, उसको धारा की दिशा में रखेंगे। तो अंगूठा जिधर जाएगा, अगर अंदर की ओर जाएगा तो जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी, बल की जो दिशा होगी किधर होगी? अंदर की ओर। और अगर बाहर की ओर आएगा तो जो बल की दिशा होगी चुंबकीय बल की, वो किधर होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इसका उपयोग करते हैं हम चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग हम क्या करते हैं? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके 2022 वाले एग्जाम में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि ओम का नियम क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर थर्ड। सेट नंबर थर्ड में भी 4th क्वेश्चन होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने थोड़ा भी कंसंट्रेट होकर के पढ़ा है और इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर लाभ मिलने वाला है इन वीडियोस का। देखिए, थर्ड नंबर सेट है। थर्ड नंबर सेट का नाम क्या है? BL। ठीक है, BL। पहला क्या था? BJ, दूसरा क्या था? BK, अब तीसरा क्या आ गया? BL आ गया। ठीक है, ये 2019 का तीसरा सेट है। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता कितनी है? प्लस एक डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्लस में दिया है, मतलब जो लेंस है क्या है? उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी क्या होती है? धनात्मक। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्षमता होती क्या है? ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, यही परिभाषा है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, और ये जगह 1/F मीटर में। ठीक है, मीटर में। और जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को हम D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? D से। अब यहाँ मीटर में अगर दिया है तो ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और अगर मीटर में नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 100/F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/F। तो यहाँ देखिए,
आपको दिया है कि एक डायोप्टर है, पी का मान दिया है और सारे ऑप्शन आपको किस में दिख रहे हैं, सेंटीमीटर। मतलब फार्मूला आपका कौन सा लगेगा, पी बराबर 100/f वाला। ठीक है, यहाँ से एफ का मान निकलना है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 100/p। कितना हो जाएगा, 100/p। और ये 100/1, और जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 100 ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 100। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। इसकी जो फोकस दूरी है कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको याद रखना है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और जो अधिकतम दूर बिंदु होता है इसी को हम निकट बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, निकट बिंदु। और जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी फिर से आ गया। तो लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर एवं धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, अगर हम इधर विभवांतर दिखा रहे हैं, इधर हम धारा को दिखा रहे हैं, तो हमें ग्राफ जो मिलता है एक सरल रेखा प्राप्त होता है, क्योंकि v और i का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। v और i का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। इसलिए ओम के नियम में हमको प्राप्त होगा क्या, एक सरल रेखा प्राप्त होगी जब हम विभवांतर भी और धारा आई के बीच क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, बच्चे मेहनत नहीं करते हैं और इतने आसान क्वेश्चन को क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, आप वीडियोस को पूरा देखिए, जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप यहाँ से अगर फिजिक्स पूरा साइंस 70 नंबर का आता है और उसमें 25 नंबर की क्या होती है, आपकी फिजिक्स होती है, भौतिक विज्ञान, 20 नंबर की केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान, और 25 नंबर की क्या होती है, जीव विज्ञान होती है। तो 25 नंबर में आप पूरे 25 का 25 गेन कर लेंगे अगर वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। 20 नंबर में आप 18 केमिस्ट्री ज़्यादातर लोगों को कम समझ में आती है, तो ये 10th की है तो समझ में आ जानी चाहिए। इंटर का रहता है तो थोड़ा वो भी है। केमिस्ट्री पे भी आप फोकस कीजिएगा, केमिस्ट्री पे आप इतना गेन कर सकते हैं और इसमें भी लगभग 25 या फिर 23 तक गेन कर सकते हैं। मतलब कुल कहने का मतलब है कि अगर 70 मार्क्स का आ रहा है तो इसमें आप 65 to 68 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप बार बार देखिए, जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, कहीं भी रहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को ओपन कीजिए, वीडियो ओपन कीजिए और सुनिए। जितना सुनेंगे उतनी बार आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 4 देखते हैं। सेट नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसका नाम BM है। तो इसमें कह रहा है कि किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, आप कितना हो दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो केवल समतल में नहीं होता, केवल अवतल में तो सीधा बनता ही नहीं। ठीक है, केवल उत्तल में भी नहीं होता, अवतल और उत्तल दोनों में होता है। तो हो सकता है जो आपका दर्पण है वो क्या है, आपका समतल हो या फिर क्या हो, उत्तल हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। फिर देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर। किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों में। ठीक है, अब इसके बाद अगला है, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। तो पहले तो आपको वैद्युत शक्ति का जितना भी फार्मूला होता है उसको बता देते हैं। पहला फार्मूला होता है W/T। पहला फार्मूला क्या होता है, W/T। फिर दूसरा फार्मूला होता है आपका P बराबर VI। फिर तीसरा फार्मूला होता है आपका I²R। और चौथा होता है V²/R। तो इसमें से देखिए कौन सा मिल रहा है, इसमें से आपको थर्ड वाला मिल रहा है, P बराबर VI। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, सही। इन सभी फार्मूले को आप याद रखेंगे क्योंकि सब फार्मूला होते हैं। P बराबर W/T, जब आपको वर्क दिया हो, एनर्जी दिया हो, टाइम दिया हो तो निकाल सकते हैं। आपको वोल्टेज दिया हो, विभवांतर दिया और धारा दिया हो तो इस फार्मूले को लगा के निकाल सकते हैं। आपको धारा और प्रतिरोध दिया है तो इसको निकाल के लगा सकते हैं। और धारा, इसके बाद वोल्टेज और विभवांतर दिया, विभवांतर और प्रतिरोध दिया तो इसको लगा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये इतने फार्मूले होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P बराबर VI। ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका सेट नंबर 4। अब इसके बाद देखते हैं सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 में देखिए, सेट नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि
किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। फिर वही क्वेश्चन देखिए आ गया, कितनी बार दोहराया जा रहा है क्वेश्चन। स्थिति क्या होगी बताइए। इसकी स्थिति होगी दर्पण और ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब रखेंगे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया है और आगे किसी न किसी सेट में आपके 2022 वाले में पूछा जाएगा पक्का, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है, 0.5 है, ठीक है। u का मान आपको कितना दे दिया, u का मान दे दिया -0.2 और m का मान कितना दे दिया 0.5। तो v का मान यहाँ से निकाल लीजिए। m बराबर होता है आपका v बटा के u। m बराबर क्या होता है, v बटा के u। और यहाँ से v बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, m इंटू यू, ठीक है। m का मान कितना है, तो m का मान है 0.5 और इसका मान कितना है -0.2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.1। कितना आ जाएगा, -0.1। अब इसके बाद आपका है फार्मूला है आपके पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से जो आपका मान आया है u का दिया है, u का दिया है, v का आया है 0.1। जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा f का कितना, माइनस f की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, -0.2। यानी उसके वस्तु की दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। तो 0.2 मीटर के फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना होगा, क्योंकि अवतल लेंस की ही जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसके बाद फिर कह रहा है कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो अभी पीछे हमने बताया कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर, और निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर पर। और 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। इसके बाद देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा था, 2019 में फिर से कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कारण क्या है, वायुमंडल का न होना। वायुमंडल का न होना क्या है, कारण है। इसके बाद नेक्स्ट सेट नंबर 6। तो देखिए सेट नंबर 6 में जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। क्या होता है, r/2। और यहाँ से हम r बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एफ। तो 2 इंटू एफ का मान कितना है, 12। तो हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना के 24 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी सही। आपका आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ख कह रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। तो पहले तो अपवर्तन की घटना क्या होती है, तो मान लीजिए दो माध्यम है, ठीक है। एक मीडियम फर्स्ट है, मीडियम क्या है, सेकेंड है। ये आपका जो है मीडियम फर्स्ट, एक क्या है, सघन है, क्या है, सघन है, और एक क्या है, विरल। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कहता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मान लीजिए एक किरण आई, यहाँ पर आपतित हुई। अगर इधर का माध्यम सघन है तो जब प्रकाश किरण, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, तो जहाँ गिरती है वो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। और इसके बाद आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। और जब देखिए इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी तो अभिलंब के साथ बना हुआ कोण जो है वो कहलाता है आपका अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण। तो ये जो आपतन कोण है उसी कोण से सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यानी जो आपका कोण होगा अपवर्तन कोण वो कितना होगा, 0, क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, सीधे निकल जाएगी। डिफ्लेक्शन आता तब तो कोण बनता, सीधे निकल रही है मतलब अभिलंब के साथ जा रही, पैरेलल जा रही, मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आपका, आर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहे कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, ठीक है। अभी लेंस की बात कर रहा है। तो जो आपका उत्तल लेंस होता है इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक कंडीशन वही होती है सेम, कि जब लेंस को एफ तथा 2f के बीच रखेंगे
तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद फिर आखिरी क्वेश्चन है सेट नंबर 6 का कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो बताइए किसके लिए होता है अधिकतम, बैगनी रंग के लिए होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। न्यूनतम किसके लिए होता है, तो न्यूनतम किसके लिए होता है, ठीक है, लाल रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम। ठीक, इसके बाद सेट नंबर 7 है। सेट नंबर 7 में कह रहा है कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो r बराबर f/2 नहीं होता है, f इक्वल टू होता है आपका r/2। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ से हम r बराबर क्या लिख सकते हैं, 2f भी लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए है r बराबर 2f, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि फोकस दूरी और r में अभिष्ट संबंध क्या है, f बराबर 2f, या तो आपको ऑप्शन में ये वाला मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2019 के 7 सेट में 3 सेट में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी में भी आता है 2 नंबर में, फिर इसके बाद लघुत्तरी में भी आता है, 4 नंबर वाले में भी आता है। तो इसको आप याद रखेंगे और इसको हम बता भी रहे हैं कैसे होता है। पहले तो इसका आंसर जा जाइए, कितना होता है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। देखिए, अब से बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा, क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बोल रहा है, तो 1 किलोवाट घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 10⁻3 वाट होता है, और 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻3, यहाँ से 10⁻3 निकलेगा और इसमें ऐड हो जाएगा इंटू 10⁻3, 10⁻3 10⁻3 कितना हो जाएगा, 10⁻6, ये हो जाएगा 10⁻6। और वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा होती है वो कितने जूल के तुल्य होती है, तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल की क्या होती है, तुल्य होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, जो आपके घरों में बिजली आती है उसका जो आप बिल पे करते हैं तो वो यूनिट देख करके करते हैं, तो क्या होती है, 1 किलोवाट घंटा का मान होती है। और इसी को हम BTU भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BTU, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, क्या बोलते हैं, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट भी हम बोल। इसके बाद फिर देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार पूछ दिया कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसको आप याद रखेंगे, शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होती है उसका मान बढ़ जाता है, और जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनमें क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। इसलिए हम घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्यूज वगैरह का यूज करते हैं। तो यही था आपका जो 2019 में पेपर हुए थे यूपी बोर्ड के फिजिक्स खंड क में जो 4 प्रश्न आते हैं आपके बहुविकल्पी, 7 सेट के प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी लास्ट टाइम में इन वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ मिल सके और वो अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।